हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लोग करने वाले हैं। एक क्लास हम लोगों ने कर ली है और उसको हम लोग दूसरी क्लास को करने वाले हैं। क्लास करने से पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। एसपी एजुकेशन की तरफ से मैं शशांक पुरवाल आप लोगों के नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ करता हूँ। तो इनको करने के बाद आज की क्लास में मैंने गैप नहीं किया है। मैंने सोचा था कि आज गैप नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ाना। तो इसीलिए हम लोगों ने 25 क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। अब डिस्कस करने से पहले इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, जो मैंने पीछे क्लास ली थी उसमें 50 क्वेश्चन किए थे, तो आज से हम लोग इस क्लास को करेंगे क्योंकि 50 के आगे की जो सीरीज है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो 51वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वही खाते का उद्देश्य होता है। बही खाते का क्या उद्देश्य होता है? लेन देनों का वर्गीकरण करना, लेन देनों का समूहीकरण करना, प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो बही खाते का क्या उद्देश्य होता है? तो बही खाते का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि सभी खातों के मतलब कि लेन देनों का वर्गीकरण करना, लेन देनों का समूहीकरण करना और प्रत्येक खाते के शेष ज्ञात करना और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बही खाता को जो बोलते हैं वो कीपिंग बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि उपरोक्त सभी, इनकी सभी की बात आती है तो इसमें आती है। एसपी एजुकेशन को जरूर सभी लोग सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाइव क्लास में आने की कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा काम है उसको कर लूँ, बस उसके बाद कुछ इसमें से फीचर्स हैं, उनको सॉफ्टवेयर हैं, उनको देखना है। फिर उसके बाद हम लोग लाइव क्लास में बात किया करेंगे। डेली की डेली 8 बजे आप लोगों की डेली क्लास हुआ करेगी लाइव में, तो हम लोग उसके पर भी चर्चा करेंगे आगे। नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है कि लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष। लाभ हानि खाते में अगर कोई प्रतिकूल शेष आता है, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल, तो इससे क्या क्या मतलब होता है? मतलब कि इसे हम लोग क्या करते हैं, दायित्वों में जोड़ना चाहिए, दायित्वों में जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, संपत्तियों में से घटाना चाहिए, नहीं घटाना चाहिए, पूंजी से घटाना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको पूंजी से घटाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि लाभानी खाते का प्रतिकूल शेष का बोला है, तो प्रतिकूल शेष का मतलब होता है डेबिट शेष। डेबिट शेष की बात की है तो डेबिट शेष का मतलब होता है कि हम लोगों ने, जब हम लोगों को क्रेडिट शेष आता है, तो क्रेडिट शेष हम लोग, जब मेरे पास प्रॉफिट आता है, डेबिट शेष का मतलब क्या होता है, लॉस। और क्रेडिट शेष का मतलब क्या होता है, तो क्रेडिट शेष का मतलब होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में जोड़ते हैं, कैपिटल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग पूंजी में से घटाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किया था। मतलब कि घटती सीमांत नियम के किसने किया था? ये बात मैंने इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ाई हुई है। एच.एस. हेने द्वारा, गॉसेन के द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, गॉसेन और मार्शल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम की बात की थी, तो वो किसने की थी? तो वो की थी एच.एस. गॉसेन ने। इसीलिए इसे गॉसेन का नियम भी बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर नहीं देखा है तो इकोनॉमिक्स की क्लास में आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट के वाइज सारे के सारे मिल जाएंगे। ऑडिट की, इनकम टैक्स की, कॉस्ट अकाउंट की, चाहे किसी की क्लास चाहिए हो तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की तो बहुत सी क्लासें हैं, फाइनेंशियल अकाउंट की बहुत सी मैंने क्लासें डाल दी हैं, और ऐसे ही रेगुलर हम लोग चलते रहेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 54 की, और 54 में लिखा हुआ है कि फर्म के विघटन पर, फर्म का विघटन का मतलब होता है कि फर्म की समाप्ति। ठीक है, फर्म के विघटन पर अशोध ऋण, अशोध ऋण का मतलब होता है बैड डेब्ट, संचय खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। कि अशोध ऋण खाते का शेष जो है वो किस में हस्तांतरित किया जाता है? सामान्य संचय खाते में, रिजर्व अकाउंट में, डेप्टर अकाउंट में, वसूली खाते में जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में, इसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अशोध ऋण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है विघटन की दशा में। तो वो हम लोग किस में करते हैं? तो
तो वो हम लोग करते हैं वसूली खाता, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जब हम लोग कोई फर्म विघटन की जाती है, ख़त्म की जाती है, तो उसमें क्या करते हैं कि सारी संपत्तियों को बेचते हैं, ठीक है। और उसमें से क्या करते हैं कि जो संपत्तियाँ बेची जाती हैं तो उनसे क्या करते हैं कि उनसे जो रुपए मिलते हैं उनसे दायित्व निपटाए जाते हैं। तो ये पूछा है कि फर्म के विघटन पर अशुद्ध ऋण खाते का शेष जो है वो हस्तांतरित किया जाएगा, तो वसूली खाते में उसको हस्तांतरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। और 55 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब अंकेक्षण का उद्देश्य की बात आती है तो अंकेक्षण की 7 से 8 क्लासें मैंने पूरी आप लोगों की टीजीटी की पूरी क्लासें डाल दी हैं। बस आप लोगों को वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके खोल के देखना होगा कि अंकेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, कि प्रोसेस क्या होती है और अंकेक्षण के प्रकार कितने होते हैं। इनको सारी की सारी मैंने क्लासें आप लोगों के लिए रख दी हैं। त्रुटियों का पता लगाना, खातों का सत्यापन करना, धोखाधड़ी के लिए सजा करना या फिर धोखाधड़ी की रोकथाम करना, मतलब उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है नहीं है। तो त्रुटियों का पता लगाना, खातों का सत्यापन करना, धोखाधड़ी के लिए सजा, मतलब कि धोखाधड़ी के लिए सजा और धोखाधड़ी की रोकथाम, तो ये सजा की बात इसमें नहीं आती है। तो अंकेक्षण क्या काम नहीं करता है, सजा की बात नहीं करता है, त्रुटियों का पता लगाएगा, खातों का सत्यापन करेगा और धोखाधड़ी की रोकथाम भी कर सकता है, लेकिन सजा नहीं दे सकता। ये नहीं है कि अगर मान लो किसी ने, मान लो कोई कंपनी है उसने कोई फ्रॉड किया है तो उसमें तुम ये नहीं है कि तुम उसे खुद ही सजा देने लगो, ठीक है। सजा दे नहीं सकते, लेकिन बस ये पता है कि उसे धोखाधड़ी के लिए रोकथाम के रूप में बता सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं। ये नहीं है कि आप सजा देने लगे उसके, वहाँ पर ये सजा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट में बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 56 में, और 56 में नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन सही है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब मतलब कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो ये पूछा गया है, ये ऑप्शन सही है या गलत है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब कुल उपयोगिता घटती है और सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, ये स्थिर रहती है। लिखा हुआ है कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता परस्पर संबंध नहीं है, ये फिर उपरोक्त सभी। तो मतलब इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, उपयोग सभी तो हो नहीं सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब कुल उपयोगिता हम लोगों की अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता भी किया हुआ है, उसमें आप लोगों को बस इकोनॉमिक्स की क्लास में ये मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है। मतलब कि आधुनिक कार्यालय जो आज के समय के कार्यालय हैं उनका क्या कार्य है कि सूचना का प्राप्त करना, बिल्कुल कार्य है। उसके बाद सूचना प्रदान करना, ये भी कार्य है। जनसंपर्क करना, ये भी कार्य है। ये सभी मतलब कि आज के आधुनिक युग की अगर बात की जाए तो हम लोग आधुनिक युग के को कार्य हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं कि सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाएं प्राप्त करना, और क्या कार्य है, सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाकर, सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना। और क्या काम है, सूचनाओं को उपयोगी बनाना, और क्या काम है, सूचनाएं देना, जनसंपर्क करना, प्रशासनिक प्रबंध संबंधी कार्य करना, प्रशासकीय प्रबंध संबंधी काम करना। ये सारे के सारे काम क्या हैं, आधुनिक कार्यालय के कार्य हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में भी कराएंगे, 25 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई डिटेल की बात नहीं हुई है। तो इसमें हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है कि ये इतने काम जो होते हैं आधुनिक कार्यालय के कार्य में आते हैं।
58 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है, कि एक वस्तु अगर हम लोगों को उसकी सेल बढ़ानी है तो सबसे अच्छा जो मीडियम रहेगा, माध्यम रहेगा, वो क्या रहेगा? प्रदर्शनी करना, मेला लगाना, विज्ञापन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो एक वस्तु की अगर हम लोगों को बिक्री बढ़ानी है तो आप लोगों ने भी लगा लिया होगा कि उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे जिससे कि उसकी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया था। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया था। तो ये जो बातें कही थी, तो ये बातें कही थी हमारे P.F. ड्रंकर साहब ने, पीटर F. ड्रंकर द्वारा। ठीक है, तो ऐसी जो थॉट होते हैं, ऐसी जो टैगलाइनें होती हैं, उनमें हम लोगों को याद करने के अलावा कोई चांस नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है 60 नंबर की बात आती है कि एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है: नकदी का दुरुपयोग, सामग्री का दुरुपयोग, लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी, या फिर उपरोक्त सभी। तो मतलब कि जो एक अंकेक्षक होता है वो कौन सी धोखाधड़ी का पता लगाने का काम करता है? तो वो जो है अंकेक्षक नकदी का दुरुपयोग, ये भी उसका काम है, सामग्री का दुरुपयोग, लेखा पुस्तकों की धोखाधड़ी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? मतलब कि सामाजिक बुराई नहीं है: कपट, व्यापार चक्र, हत्या करना, भ्रष्टाचार। तो ये जो इसकी सामाजिक बुराई तो हैं, ये तीनों की तीनों जो हैं वो सामाजिक बुराइयां होती हैं, लेकिन जो है व्यापार चक्र ये इसकी सामाजिक बुराई में नहीं आता है। तो इसीलिए ये कैसी बुराई है? तो ये इसकी अगर बात की जाए तो ये आर्थिक बुराई में बात की जाती है इसकी, तो ये आर्थिक बुराई की है, सामाजिक बुराई नहीं होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे। ये कपट, हत्या करना, ये कैसी है? तो ये है हम लोगों की सामाजिक बुराई। और ये कैसी है? व्यापार चक्र, ये है आर्थिक बुराई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपकरण की माप नहीं है? अपकरण की माप की बात की जाती है तो मानक विचलन ये भी है, माध्य विचलन ये भी है, और रेंज की बात की जाती है, और विषमता की बात की जाती है। तो इनमें से कौन सी अपकरण की माप नहीं की जाती है, मतलब कि नहीं है? तो याद रखिए कि इसमें जो है विषमता जो है वो अपकरण की माप नहीं है, स्क्यूनेस जिसे बोलते हैं, विस्तार भी है जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं, रेंज की बात की जाती है। तो अगर आप लोगों ने स्टैटिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है और पूरी डिटेल में पढ़ना है तो मैं पूरी स्टैटिक्स की क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। बीकॉम के लेवल को पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम में बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने के लिए मैंने पूरी क्लास को डिटेल में करा रहे हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को भी चाहिए तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी थोड़ी सी बात कर लें कि जो है अपकरण की बात आती है, अपकरण की रीतियाँ कितनी होती हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। अपकरण की रीतियाँ, तो अपकरण की रीतियाँ होती हैं, अगर 1 नंबर में बात की जाए तो सीमा रीति होती है। एक कैसी रीति होती है? एक होती है सीमा रीति। सीमा रीति या इसी को बोलते हैं अथवा अपकरण की स्थिति माप रीति। अपकरण की स्थिति माप रीति। अब इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? तो ए नंबर में इसमें आता है विस्तार। विस्तार जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला होता है R-S। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात की जाती है तो ये होता है कि रेंज बराबर, अगर इसकी फार्मूला की बात की जाए तो रेंज बराबर होता है L-S। अब L क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू, माइनस क्या होती है? S क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर आप लोगों को डिटेल में करना है तो फिलहाल तो हम लोग नहीं करेंगे, मैंने फिर आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अब विस्तार की बात आता है हम लोगों का अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार।
अब इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे कि हम लोग IQR बोलते हैं। IQR कैसे निकालते हैं, Q3 माइनस Q1 करके निकालते हैं IQR को। और अगर बात की जाए तो इसी में बोलते हैं कि अंतर चतुर्थक विस्तार Q3 माइनस Q1। तो इसी प्रकार से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और करेंगे। और उसके बाद आता है शतमक। तो शतमक विस्तार क्या होता है, शतमक इसको भी इसी में करते हैं। शतमक इसे बोलते हैं हम लोग परसेंटाइल बोलते हैं, परसेंटाइल। ठीक है, शतमक को क्या बोलते हैं, परसेंटाइल बोलते हैं। शतमक विस्तार की बात की जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि माध्य विचलन रीति। और क्या होती हैं हम लोगों की, माध्य विचलन रीति होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, तो उनमें भी बात आती है जो चतुर्थक विचलन होती है हम लोगों की। और कौन सी होती है, इन्हें बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, एक होती है माध्य विचलन, इन्हें बोलते हैं मीन डेविएशन। और क्या होती है, परिमाप विचलन होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्या होती है, अन्य माप होती हैं, अदर माप होती हैं, इनको भी हम लोग देखने वाले हैं। जब हम लोग स्टैटिक्स की क्लास में करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्रम से कर रहे हैं। और एक लास्ट रीति होती है जिन्हें बोलते हैं C नंबर में बिंदु रेखीय रीति। बिंदु रेखीय रीति। अब बिंदु रेखीय रीति में कौन सी होती है, तो एक होती है लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो इसमें हम लोग वक्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से इन रीतियों के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इनके नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास देखनी है तो क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल मैंने इतने क्वेश्चन में डिटेल में करा दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, क्वेश्चन नंबर 63 में कि भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहते हैं। भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत सरकार को, नाबार्ड को, या फिर भारतीय स्टेट बैंक को। तो अंतिम ऋणदाता की बात की जाती है तो ये अंतिम ऋणदाता जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक को बोलते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 64 में कि भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। भारत के योजना आयोग का नाम अगर बात की जाए तो अब योजना आयोग का नाम क्या हो गया है, तो वित्त आयोग हो गया है, भारतीय योजना परिषद हो गया है, नीति आयोग हो गया है, या नीति पैनल हो गया है। तो इसका राइट आंसर है कि C ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि ये बात जब हुई थी कि भारतीय योजना आयोग पहले था, ठीक है, योजना बनाता है जो हम लोगों की पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, तो वो कौन बनाता है, तो वो हम लोगों का योजना आयोग बनाता था पहले। पंचवर्षीय योजना अगर नहीं करी है आप लोगों ने, अगर अच्छी तरीके से करनी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम पूरी पंचवर्षीय योजना आप लोगों को करा देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि योजना आयोग जो है वो हम लोगों का कब इसका नामकरण चेंज हुआ है। तो इसका नामकरण चेंज हुआ है जो हम लोगों का, तो इसकी बात की गई थी 1 जनवरी 2015 को इसका नामकरण दूसरा कर दिया गया है। और इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया है, इसी को बोल दिया है नीति आयोग। इसका आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, बहुत लोग कमेंट भी नहीं करते, और प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है कि आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है। आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है, भौगोलिक होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, या फिर इनमें से सभी हो सकता है। तो ये बात जो है इसका आंसर है कि इसका सही आंसर है कि भौगोलिक, गुणात्मक और मात्रात्मक, ये तीनों प्रकार का आंकड़ों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, भौगोलिकता के आधार पर, गुणात्मकता के आधार पर और मात्रात्मकता के आधार पर। बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन तलपट के तैयार करने के लिए आधार वर्गीकरण आते हैं। मतलब कि किसमें आधार वर्गीकरण आते हैं, तलपट में, तलपट तैयार करने के लिए आधार वर्गीकरण आते हैं। वर्गीकरण होता है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था कि जो सा आधार वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है। तो आधार वर्गीकरण तलपट किससे बनाते हैं हम लोग, तो तलपट हम लोग जो बनाते हैं वो हम लोग किससे बनाते हैं, आधार की बात की जाती है। तो ये जो बात की जाती है तो ये हम लोग तलपट जो बनाते हैं वो खाता बही ने बनाते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं,
रोजनामचा, जिसे हम लोग जर्नल बोलते हैं। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं, तो जर्नल के बाद बनाते हैं हम लोग खाता बही। खाता बही के बाद क्या बनाते हैं, तो खाता बही के बाद बनाते हैं तलपट। तलपट के बाद क्या बनाते हैं, तो तलपट के बाद बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा। और आर्थिक चिट्ठा के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका विश्लेषण करते हैं। अब आर्थिक चिट्ठा में हम लोग कौन से खाते बनाते हैं, तो वो 3 खाते बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस प्रकार से हम लोग इसके क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। अब बात आती है 67 नंबर, सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है। मतलब कि जो बात कही है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है, इनमें से बात की जाती है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना किसका महत्वपूर्ण चरण होता है, तो नियोजन का होता है, पूर्वानुमान का होता है, निर्णयन का होता है, क्रियान्वयन का होता है। तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है, तो ये जो चरण है ये निर्णयन का होता है, इसीलिए इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हरनोद परीक्षण इनके द्वारा किए गए, मतलब कि हरनोद परीक्षण जो किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं, जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा, जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो के द्वारा, जॉर्ज इंजन मेयो के द्वारा या जॉर्ज मेयो के द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा हरनोद परीक्षण किए गए हैं, तो ये जो हरनोद परीक्षण किए गए हैं ये जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा किए गए हैं। शिकागो के हॉर्थन औद्योगिक क्षेत्र में जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए गए हॉर्थन प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कहाँ पे किए गए थे, तो ये शिकागो के हॉर्थन औद्योगिक क्षेत्र में किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 69 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। प्रमाणन के अंतर्गत, बाउचिंग के अंतर्गत हम लोग किसकी जांच करते हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठे की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रमाणन के अंतर्गत हम लोग किसकी जांच करते हैं, तो प्रमाणन के अंतर्गत, बाउचिंग के अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच करते हैं। बाउचिंग के नाम से एक अलग से क्लास है आप लोगों की, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि CIF का पूर्ण रूप क्या होता है। CIF का पूर्ण रूपेण मैंने आप लोगों को मनी एंड बैंकिंग में बताया था कि CIF का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्रेट। इसका पूर्ण रूपेण क्या होता है CIF का, इसे बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF जो होता है इसे बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो मनी एंड बैंकिंग में CIF एक और होता है, उसको हम लोग आगे बताएंगे कि वो बैंकिंग में यूज होता है, वो हम लोग उसको भी जानेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है कि समन्वय में शामिल है। समन्वय में क्या शामिल होता है, तो पूर्वानुमान शामिल होता है, उद्देश्य की एकता शामिल होती है, स्टाफ का चयन शामिल होता है, या फिर ये सभी। तो इसमें जो है उद्देश्य की एकता जो है समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में हम लोग उद्देश्य की एकता की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कंपनी को रजिस्टर के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है। कंपनी को किसकी एक प्रति दाखिल करनी होती है, पार्षद अंतर नियम की, विवरण की, सीमा नियम की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक कंपनी जो होती है, कंपनी खुलने से पहले हम लोग 3 जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पार्षद सीमा नियम, विवरण और पार्षद अंतर नियम। अब उनमें क्या होता है कि इनमें से भी एक मोस्ट होता है जो इसकी एक प्रति दाखिल करानी होती है, कहाँ पे, रजिस्टर कार्यालय में। तो इसकी बात आती है हम लोगों की पार्षद सीमा नियम की, जिसे MOA बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 73 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अदत्त व्यय खाता होता है। अदत्त व्यय कैसा खाता होता है कि आय एवं व्यय खाता होता है, नाम मात्र का खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, या फिर वास्तविक खाता होता है। तो अदत्त व्यय जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है, ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है, जोतों का आकार बड़ा है, मतलब कि जो हम लोगों ने जोतों का आकार बड़ा है, समस्त कृषि उपज का संग्रहण सरकार करती है,
उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है कि भारत की, मतलब कि जो भारत की बात नहीं, कि कृषि में श्रम की उत्पादकता कम होती है। तो इसका राइट आंसर है कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। विज्ञापन के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? कि ग्राहकों को सूचना देना, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, मनोरंजन करना, जागरूकता बढ़ाना। तो इसमें से विज्ञापन के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दृष्टिकोण में परिवर्तन करना ये भी है, ग्राहकों को सूचना देना ये भी है, जागरूकता बढ़ाना ये भी है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन जो है सी नंबर कि मनोरंजन करना, ये विज्ञापन का उद्देश्य नहीं होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की आप लोगों की क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ बताएं, ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं डेली की डेली आगे क्लासें लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो जाए। अगर आप लोगों को पूरी डिटेल में क्लास करनी है किसी भी चीज़ की, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हमें बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए पूरी क्लास को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों को जल्द से जल्द अब लाइव क्लास में भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, SP एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।